Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics. So I am very excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform where you will get the quality education and mentorship for the student across India. And here you will get the structured learning lessons, live lectures and recorded mock test. So let's connect with the Knowledge Temple. And now we are discussing the microeconomics paper. तो as you know, economics का जो पेपर है आपका टोटल होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें से 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहती है, ठीक है। और उस थ्योरी में भी आपका 40 मार्क्स रहेगा माइक्रो एंड 40 मार्क्स आपका रहेगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आज हम स्टैट्स का एक और पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हम एक ऑलरेडी पेपर डिस्कस कर चुके हैं, हम एक पेपर और डिस्कस करेंगे एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। थिकनेस ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हम पहले देखो, हम सबको पता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो एमसीक्यू एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस मिक्सचर के फॉर्म में पेपर आता है ना। तो हम इसको मिक्सचर के फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू वाले पोर्शन से। ओके ना, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमें पता है व्हाट टू प्रोड्यूस भी है, हाउ टू प्रोड्यूस भी है, वेयर टू प्रोड्यूस तो नहीं है, बट हाँ whom टू प्रोड्यूस है। तो कौन सा होगा हमारा? सी। वेरी इजी, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी इंडिकेट्स। अगर शिफ्ट आउटवर्ड है तो वो क्या इंडिकेट करती है? रिडक्शन इन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। अगर बाहर की तरफ है तो क्या है? इंक्रीज इन द मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जहां पे आपको सारी मतलब देखो, अगर टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होगा तो ही बहुत सारी चीजें इम्प्रूव होंगी, राइट। तो जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्कैरसिटी इज बेस्ट डिफाइंड। स्कैरसिटी की डेफिनेशन हम सबको पता है, जहां पे हम लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं अनलिमिटेड वांट्स के होते हुए। तो आपको साफ दिख रहा है इसका आंसर क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड वांट्स। द स्लोप ऑफ पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज। पीपीसी की स्लोप को हम और क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या बोथ ए एंड सी। तो हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं और इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, बट हाँ मार्जिनल कॉस्ट हम नहीं बोलते, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज लॉ ऑफ डिमांड शोज। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है क्या प्राइस एंड क्वांटिटी में? क्या नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में, या कोई रिलेशन नहीं होता, या नन ऑफ द अबव? तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस या और क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे मेजर कर सकते हैं? पहला, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। नो। सेकेंड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यस, दिस इज करेक्ट। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमांड तो होता नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय। प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? क्या इंडिविजुअल पार्ट से हम कर सकते हैं? एक जना क्या ही बता देगा, है ना। क्या हम इंडिविजुअल सेलर से कर सकते हैं? नो। क्या मार्केट की फोर्सेस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो परफेक्ट कंपटीशन हम मार्केट की फोर्सेस को देखते हुए करते हैं कि क्या डिमांड है और क्या ही सप्लाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेटमेंट इज अ नॉर्मेटिव इन इकोनॉमिक्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, है ना, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव वाला। तो वो पूछ रहा है कि फर्स्ट इज जीडीपी ऑफ इंडिया इंक्रीज बाय 6%। सेकेंड, इंडिया शुड रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड सी डिमांड फॉर कार्स इंक्रीज दिस ईयर एंड प्राइस ऑफ व्हीट। तो नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जिससे हम अपने ओपिनियंस और सजेशंस को दिखा एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वैरायटी दिख रही है, ठीक है। वैरायटी ही है ये, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है, तो 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है, देखो। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है?
बेस्ट सॉरी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, मतलब कि एक चीज को लेने के लिए हमें दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करेंगे, फिर एग्जांपल भी देंगे। देखो जैसे लिखा है कि एक बच्चा है जो टाइम स्पेंड कर रहा है इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करने के लिए इंस्टेड ऑफ मैथ्स, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट इज द मार्क्स कुड हैव बीन स्कोर्ड इन द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो चीज हमने छोड़ दी है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, बहुत बार देयर आर सम डाउट ऑफ द स्टूडेंट दैट व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इकोनॉमाइजिंग का मतलब होता है कि बेस्ट पॉसिबल यूज, सॉरी, ठीक है, जहाँ जो आपको अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज पे अचीव करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, मैं उतना ही इस्तेमाल कर पाऊंगी जितना मेरे पास होगा, है ना, उससे ज्यादा तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। तो सिंपल सी बात है, एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है इसका। तो इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट और एफिशिएंट यूज करना, ताकि हम मिनिमम सेटिस्फैक्टरी या आउटपुट पा सकें। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, ठीक है, और कैपिटल, इवन टाइम, और इवन मनी ऑल्सो। ठीक है, लेकिन जो उनकी नीड्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, इसलिए हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज की समझदारी से ही उनको हमें यूज करना पड़ता है, जिससे वेस्ट ना हो और मैक्सिमम हमें बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो हाइयर टैक्सेस विल रिड्यूस द कंजम्पशन, है ना, तो ज्यादा टैक्स होगा तो हमारी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और दूसरा एग्जांपल आप ये भी डाल सकते हो कि इफ देयर इज अ स्टूडेंट, दे हैव अ 10,000, अगर मान लो कि किसी स्कूल के पास, सिर्फ स्टूडेंट भी नहीं, स्कूल के पास 10,000 का बजट है, तो उन्हें डिसाइड करना होगा, है ना, कि उन पैसों से बुक्स पर ज्यादा, मतलब वो पैसे बुक्स पर ज्यादा लगाया जाए या फिर कंप्यूटर्स पे, ताकि बच्चों को मैक्सिमम फायदा मिले। ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ऑफ इकोनॉमाइजिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज मार्केट इक्विलिब्रियम मीन्स। देखो, वेरी बेसिक क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना, कोई ज्यादा फैंसी क्वेश्चन है नहीं ये, बट अगर 2 नंबर में आएगा, यू हैड टू राइट द एग्जाम्पल एज वेल। मैंने मेंशन नहीं किया है बट आई विल मेंशन फॉर यू। देखो, इसका मतलब क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम का, ये बैलेंस है। ठीक है, जैसे दो अपोजिट फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं जब सिस्टम स्टेबल होता है, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो मार्केट इक्विलिब्रियम तब होता है जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्या है आपकी, इक्वल है, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, अगर 50 रुपीज, अगर 50 रुपीज का के प्राइस पर बायर्स को 100 पेन्स खरीदने हैं और सेलर्स को भी 100 पेन्स बेचने हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यू विल राइट एनी एग्जाम्पल, आई मेंशन, व्हेन बायर wants to purchase worth rupees 50 for 100 pence, and seller, okay, I'll make the space first. Okay, and seller wants to sells in the same price. ठीक है, that is the demand of, that is the position of demand is equal to supply. यू कैन ऑल्सो राइट दैट, यू विल गेट द गुड मार्क्स। अगर आप एग्जाम्पल से भी समझाओ किसी, मतलब किसी भी डेफिनेशन को, आपको फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। यूजिंग अ पीपीसी डायग्राम, explain the concept of opportunity cost and show the effect of technological advancement in one good। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको हर पेपर में मिलेगा। ठीक है, घुमा फिरा के, और मतलब कैसे भी, बट पीपीसी का एक क्वेश्चन तो वो दे ही देते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो पीपीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऑल्सो। ठीक है, तो पीपीसी ग्राफिकल कर्व है। ठीक है,
जो बताती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से दो गुड्स का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज अ कंट्री प्रोड्यूसेस अ गन्स एंड बटर्स, तो आप एग्जांपल देंगे, ठीक है। पहले पीपीसी को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, देन यू विल गिव द एग्जांपल ऑफ गन्स एंड बटर्स, ठीक है। और अगर सारे बटर में, मतलब देखो, आप एक्सप्लेन करोगे कि अगर रिसोर्सेज गन्स में लगाएं तो बटर कम बनेगा, और अगर हम सारे बटर में लगाएं तो गन्स कम बनेगी। तो इसे हम ट्रेड ऑफ को भी, हम इसे पीपी मतलब इस ट्रेड ऑफ को ही हम पीपीसी शो करने को कहते हैं, ठीक है। तो इसी में वो पूछ रहा है, इसके बिहाफ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन करो। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है जब हम एक गुड प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरी गुड्स का कुछ प्रोडक्शन हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन। तो जब हम पीपीसी पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं तो हम एक गुड ज्यादा और दूसरा गुड कम प्रोड्यूस करते हैं। ये एक सेक्रीफाइस या लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी का भी एग्जाम्पल है ना। तो यू विल मेक अ पीपीसी, ठीक है, like this is the butters and this is the guts, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, इस वाले ग्राफ को, तो मैं कैसे करूंगी एक्सप्लेन। ओके, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूंगी। ये बटर्स हैं आपके और ये गन्स है, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, कर्व shows maximum possible combinations of what, combinations of guns and butter. Okay. Second point is that if we moving from a point A to point B, that means producing more guns but sacrificing the butter. When we move from A to B, that means we are producing more guns but sacrificing some butter. ठीक है. And third point is the amount of butter lost is equal to opportunity cost of extra guns. ठीक है. So this is the basic example and do one thing. वो आपसे एक चीज उसने और भी पूछी है, इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो, अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना है तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, व्हाट दिस मीन्स। देखो, अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक गुड में इंप्रूव होगी तो उसको, तो उस गुड को प्रोडक्शन, मतलब ये कह लो कि उस गुड का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो सकता है। एज अ रिजल्ट पीपीसी क्या करेगी, पीपीसी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, ऑन द एक्सेस ऑफ गन साइड। क्यों करेगी गन साइड, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया। सो यू हैड टू मेक अ न्यू पीपीसी लाइक दिस इज द न्यू पीपीसी एंड दिस इज द ओल्ड पीपीसी, ठीक है, गन्स एंड बटर, ठीक है। सो बटर का प्रोडक्शन सेम है लेकिन गन्स का प्रोडक्शन अब बढ़ गया है ड्यू टू द बेटर टेक्नोलॉजी। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस आंसर लाइक दैट, ठीक है। तो प्लीज ये मत सोचना कि क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी है तो मैं एक ही चीज एक्सप्लेन करके आऊंगा, दोनों चीजें छोड़ दूंगा। देखो, जितना जो जो क्वेश्चन में पूछा है टर्न बाय टर्न सब कुछ बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो खुद मार्क्स कटवाओगे। तो इससे बेटर है कि आप एक एक चीज को एक्सप्लेन कीजिए। और देखो, उसने दोनों ग्राफ पूछे हैं तो दोनों बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक्सप्लेन दी एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। देखो, वो कह रहा है कि अगर हम देखो, सबसे पहले बात है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। हम सबको पता है कि यूटिलिटी का मतलब है कि किसी चीज को यूज कर, मतलब यूज करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, है ना। अब
अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या कहता है कि जब हम किसी गुड से ज्यादा और ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हर नेक्स्ट यूनिट मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती है। एक चॉकलेट खाई, बहुत मजा आया, दूसरी खाई थोड़ा कम, तीसरी खाई और कम, और चौथी में तो शायद बोर ही हो जाओगे, है ना। तो हर एक्स्ट्रा चॉकलेट से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा। तो अगर आप फर्स्ट स्लाइस खाओगे पिज्जा का तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, सेकंड में कम, और ये सीधे सीधे कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम सबको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का हमने ग्राफ कैसे बनाना है और हमें ये मालूम भी है। तो प्लीज ग्राफ बनाइए सो दैट यू विल गेट द गुड मार्क्स, ठीक है। सपोज 1, 4, 5 and 6, I'll make the 6, okay। सो माइनस का 5, 0, 10, क्योंकि हम सबको पता है कि वो डिमिनिश भी होता है, ठीक है। दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द यूनिट्स कंज्यूम्ड, सो इट विल बी लुक लाइक दैट, ठीक है। शुड बी अ लाइक दिस, मतलब कि x क्या है आपके नंबर ऑफ गुड्स, और y क्या है आपकी, सॉरी y क्या है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो कर्व क्या है, डाउनवर्ड हो रहा है, दिख ही रहा होगा, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग states that one more units of a goods are consumed with the each successive unit declines, ठीक है। तो नेक्स्ट इज what are the determinants of price of elasticity, हम सबको पता है, nature of commodity, availability of substitutes, proportion of income, a very easy सा क्वेश्चन है, don't bother about that, इसको एक्सप्लेन करा और एग्जाम्पल दे आओ, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द ब्रीफली ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल है, ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंज्यूमर एंड द फर्म्स, जिसमें हमें ये पता लगता है कि रिसोर्सेज का कैसे एलोकेशन होगा, कैसे इकोनॉमिक्स का जो बेसिक वेलफेयर है, पॉलिसी की मेकिंग है, वो कैसे की जाएगी, और सबसे बड़ी बात है हमें मार्केट के फेलियर का इंसाइट मिलता है कि क्या चीज हमने नहीं करी है जो हमें करनी चाहिए थी, और या तो हम जो चीजें गलत कर दी हैं, उसको हमें ठीक करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a government fixes a maximum price for wheat which is below the equilibrium price. Explain with the help of a diagram the impact of this on the market. देखो वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने, मैंने आपको एक लास्ट पेपर में भी बताया था ये वाला क्वेश्चन, तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया है वीट का जो इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो है, ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है जिसके ऊपर सेलर्स प्राइस नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। तो ये यूजुअली असेंशियल गुड जैसे कि चावल दाल या मेडिसिन के लिए होता है ताकि पुअर लोग भी इसे अफोर्ड कर पाए। तो अगर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे फिक्स कर दी है तो प्राइस कम हो जाता है, तो ज्यादा बायर्स खरीदना चाहते हैं। दूसरी बात, पर सेलर्स इतना कम दाम पर बेचते हैं कि शॉर्टेज हो जाती है, मतलब कि एक्सेस डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो लुक एट दिस ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये है आपकी डिमांड की कर्व, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर सॉरी दिस इज योर क्वांटिटी। सो बेसिकली दिस इज योर क्वांटिटी डिमांड, दिस इज योर सॉरी क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांड, दिस इज द पीएम एंड पी मतलब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो यू हैड टू मेक, अच्छा अब ये बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैडम ये पीई क्या है, बेटा देखो पीई क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो। सेकंड है पीएम क्या है इसमें, मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये बिलो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अगर एट पीएम है मतलब कि पीएम के बिल्कुल ऊपर है, तो मतलब कि क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और क्वांटिटी की जो सप्लाई है वो घटेगी। सो अब इस सिनेरियो में जो शॉर्टेज कैसे क्रिएट होगी, क्वांटिटी डिमांड माइनस क्वांटिटी सप्लाई, तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एक्सेस मार्केट डिमांड, शॉर्टेज होगी, बायर को चाहिए ज्यादा, सप्लायर के पास कम है, ब्लैक मार्केटिंग होगी, रेशनिंग होगी, मतलब ये गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस द रेशनिंग सिस्टम। दूसरा इनएफिशिएंट एलोकेशन, रिसोर्सेज शिफ्ट हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मैक्सिमम प्राइस को फिक्स कर देगी, ठीक है। तो ये है एक बेसिक सिनेरियो ऑफ दीज थिंग्स, और आपको इन चीजों को समझना जरूरी है ताकि आप आगे भी ग्राफ बना पाओ, क्योंकि ग्राफ तो आपको सब में बनाने पड़ेंगे,
चाहे हंसो चाहे रो, बट ग्राफ तो बनाने ही पड़ेंगे। एंड विदाउट यू आर नॉट मेकिंग द ग्राफ यू विल टेक अ ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि सपोज अ प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10 to ₹8 एंड द डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 140, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो सबसे पहले, सॉरी, ओके, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 140, है ना, माइनस 100 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 140 माइनस 100 इज 40 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100, है ना। ठीक है, दूसरा, यू विल गेट योर आंसर इज 40%। दूसरी बात, परसेंटेज, अब उसमें क्या नाम है, प्राइस में भी चेंज हुआ है। 8 माइनस 10 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो दैट इज 2 माइनस 2 अपॉन समथिंग, दैट इज -20%। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, परसेंटेज इन, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो इलास्टिसिटी ईडी इज इक्वल टू 40 अपॉन में 20, तो दैट इज -2। तो ये क्या है, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2, सो इट इज इलास्टिक। ठीक है, डिमांड। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी बनाए हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस की, बट आई विल मेक अ सॉल्यूशन फॉर यू। ठीक है, देखो अब वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 15 to 18 पर यूनिट। वो कह रहा है कि जब कमोडिटी का प्राइस 15 से 18 रुपए होगा और क्वांटिटी की जो डिमांड है, मतलब कि लोगों की मांगे हैं, वो घट जाएंगी, 600 से 450 हो जाएंगी। तो वो बोल रहा है कि आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को परसेंटेज मेथड से निकालो। ठीक है, परसेंटेज मेथड से थोड़े क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट करने तो है ही है ना। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 450 माइनस 600 अपॉन में 600 अपॉन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो मैं इसको रफली कैलकुलेट कर देती हूँ, दैट इज -25%। ठीक है, दूसरा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, कितना हो गया, 18 माइनस 15 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 20%। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा, -25 अपॉन में 20, दैट इज माइनस का 1.25। मतलब कि ये भी एब्सोल्यूट डिमांड है, तो डिमांड क्या है आपकी, डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी है एक आपका, जिसमें आपको क्वांटिटी का वो देखना है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई एट अ प्राइस ऑफ, मतलब कह रहा है 10 रुपए के पर यूनिट पे कंज्यूमर 80 यूनिट को परचेज कर रहा है। अगर प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड -2 हो गई, तो कह रहा है कितनी क्वांटिटी बायर कंज्यूमर जो है वो बाय करेगा अगर प्राइस 10 से 8 हो जाता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई -10 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100, दैट इज माइनस का 20%। ठीक है, अब इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला आपको वैसे तो याद होगा, बट फिर भी मैंने लिख दिया है, मैं इसलिए लिख नहीं रही थी। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब कि कितना हो गया ये, -2 मल्टीप्लाई -20, दैट इज द 40%, है ना, प्लस का 40%, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, दूसरी बात, अब क्वांटिटी की जो डिमांड है वो नए प्राइस पे कितनी है, तो क्वांटिटी डिमांडेड एट न्यू प्राइस।
दैट विल बी 80 प्लस 40% ऑफ 80। तो कितना होगा 80 प्लस 40, मतलब कि कितनी हो जाएगी, है ना। 40% ऑफ 80 कितना था आपका, ठीक है, दैट इज 32। कैलकुलेट कर लेना, दैट इज 112 यूनिट्स। तो मतलब कि जो कि मतलब ये समझ लो कि तो कंज्यूमर विल परचेज, ओके आई विल मेक द स्पेस फॉर यू, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो द, आपको लिखना है इस तरीके से, सो द कंज्यूमर विल परचेज 112 units of if price fails at rupees 10 per unit, ठीक है। You had to wrote like this। तो या दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर। हम और भी पेपर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी के अलावा मार्केट इक्विलिब्रियम के, सप्लाई के, डिमांड के और सारे पेपर्स हम डिस्कस करेंगे अगली वाली क्लासेस में। सो थैंक यू सो मच everyone. I hope you liked the video and you enjoyed it. So if you want more further classes, you can join us on the Knowledge Temple for the complete learning and the live classes and the mentorship for the students. So together, let's make learning engaging and rewarding. So bye everyone.